बदकिस्मती से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। मुल्क की जो सबसे बड़ी क़यादत है सियासत की, मुल्क की जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका है। जो इमरान खान ने जलसे में ये बात कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें अगर मुनासिब समझें। जब मुल्क की सबसे बड़ी लीडरशिप, सबसे बड़ी क़यादत का आपके ऊपर एतमाद नहीं है तो इज़्ज़तदार तरीका सिर्फ एक था और वो ये था कि आप इस्तीफ़ा देते और आप कहते कि मेरा चूँकि काम ही ऐसा है कि जब तक मुल्क की क़यादत मेरे पे एतमाद नहीं करेगी मैं अपना काम नहीं कर सकता, लिहाजा आप नया बंदा चुन लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बरक्स हुआ। हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है। जो पाकिस्तान की, इसका मतलब है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का नुमाइंदा ही नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ मुसल एक पार्टी बना हुआ है और इसका इजहार पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान बारहा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या सलूशन है, इसके बाद हमारे पास क्या मामला है? हमारे पास मामला ये है कि हम एक तरफ तो सियासी जदोजहद करें और दूसरी तरफ हम कानूनी जदोजहद का आगाज़ करें। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फैसल वोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फ़ैसला कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑफिस को चलाया है, जाहिर है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह अपने ऑफिस को नहीं चला सकता। जो इस रेफरेंस की तफसील है वो आपको फैसल देंगे। उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने जिस तरह से आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक़ छीनने की जुर्रत की है और एक लोटे करके एक बिल लाया गया है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर की टांगें कांप रही थी, उसकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ बिल खुद पेश करे, लिहाजा उन्होंने एक लोटे को आगे किया और उसके ज़रिए पाकिस्तान के 90 लाख पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों को इस हक़ से महरूम करने की साजिश की गई। इसको हम शिद्दत से मुस्तरद करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 31 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी और ये 31 अरब रुपया पाकिस्तान की मईशत को अफलोट किए हुए। अगर हम ये मईशत इस वक्त जो हमारे इस वक्त की टीम है इसके ऊपर छोड़ दें, आज डॉलर 190 रुपये पे चला गया है। स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है और अब तो खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल वो होगा जो श्रीलंका की मईशत का हो रहा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो क्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने लिया है। जब आप एक लॉलीपॉप बनाने वाले को वज़ीर ख़जाना लगाएंगे और वो लॉलीपॉप के ऊपर पूरी माशी अपनी पॉलिसी चलाएगा तो यही होगा। ये जो आपने राना सनाउल्लाह धमकियों के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, FIA को एंकर्स के घरों में,
सहाफ़ियों के घरों में, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के घरों में रातों को 2-2 बजे भेजा जाता है और उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन। आज मुझे आप बताइए, 2 अहकामात जारी हैं। सबसे बड़े फैसले इस हुकूमत ने आके क्या किए? पहला फैसला किया कि काबीना जो है उसके 37 में से 24 वज़ीर जो हैं बशमूल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, ये दोनों बेल के ऊपर हैं और उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनको बदला दिया गया और अपने लोग लगा दिए गए। उसके बाद इन्होंने अपने आप को ECL से निकाला। आसफ जरदारी साहब तो इतने बेचारे बिछड़े हुए थे दुबई से कि ECL का फॉर्मल ऑर्डर ख़त्म होने अभी इशू भी नहीं हुआ था, उन्होंने बैग उठाए और सुना है कि कम से कम 12-14 बैगों के साथ वो गए। अब उन बैगों में क्या था ये तो भेजने वाले ही जाने कि उन बैगों में क्या था, और वो दुबई चले गए। उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ और इन्होंने 84 फैमिली मेम्बर्स ने जाके सऊदी अरेबिया में डेरे लगा लिए। वो तमाम अखराजात जो इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस के बचाए थे, ख़र्च नहीं किए थे, इन्होंने अपने एक ही दौरे में सारे ख़र्च कर दिए। अवाम का एक गम व गुस्सा है इस वक्त इस क्रिमिनल हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर ये लंदन में जिस तरीके से एक कन्विक्टेड क्रिमिनल ने सबको वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे वो इजलास ले रहे हैं, तो उसके बाद ये साबित होता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त लंदन से यरगुमाल है। MQM के जो क्रिमिनल एलिमेंट है जिसको हमने मुस्तरद किया, उस क्रिमिनल एलिमेंट को जो अल्ताफ़ हुसैन से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे शहादतें दी, उनसे उनकी शहादतों में मुलव्वस लोगों को जो है वो दोबारा ऊपर लाया जा रहा है और पाकिस्तान को एक सियासी, मुआशी और इंतज़ामी बहरान का शिकार कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, अगले 20 मई से पहले इलेक्शनों की ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान में जो इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन है उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आप एक एक जलसे को उठा के देखें, लोग जितने गुस्से में हैं, लोग जिस तरीके से इस वक्त इजहार कर रहे हैं, आप इससे खिलवाड़ ना करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। अगर आज सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जो लोटों के केसेस हैं उनका फ़ैसला हो जाता, पाकिस्तान में सियासी बहरान कम हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस गैर जिम्मेदाराना रवश की वजह से पाकिस्तान इस बहरान में और धंसता जा रहा है। और मैं फैसल वोडा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो ये मेंबर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज रेफरेंस फाइल हो रहा है उसकी तफसील से भी आगाह करें। थैंक यू, शुक्रिया जॉय साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, आप लोग तो विटनेस हैं, जो बर्बरियत और नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है उसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। मतलब मुझ पे सिर्फ रेप और मर्डर नहीं लगाया है, बाकी बस चलता तो वो भी ये लगा देते। मैं उससे पहले इस तमाम फोरम्स पे दरवाजे खटखटाता रहा कि जी ये इनका बायस है मेरे ख़िलाफ़, ये PTI के होने का, फैसल वाउडा के होने का, इमरान खान का करीबी साथी होने का जो है बदला ले रहे। लेकिन फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। मेरे से जैसे जितने केसेस हैं जिसमें खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी का केस आप देख लें, कानून उसके लिए कुछ और है। CM के लिए केस देख लें, उनके लिए कोई केस बिल्कुल सिमिलर केस है, उनके लिए कानून कुछ और है। बाकी दीगर केसेस जितने भी आप देखेंगे उसमें आपको कानून कुछ और मिलेगा और मेरे केस में और आपको मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स और ऑर्डर जितने भी डिसीजंस हैं कि ये डिक्लेरेशन नहीं पास करते, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी बाईपास कर दिया, आइन शिकनी की। ये तो नून लीग का इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल विंग है, और जो हमारी किरदार कुशी करते हैं, जो हमारे फैसले करते हैं, उनकी किरदार की आज से असल कहानी, इन काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी। क्योंकि आवाम और हमने ये सोचा है कि जब हम पे ये झूठ और बेईमानी के जुल्म ढाते हैं और ढाने के बाद हमारा ख़ानदान और सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स उससे गुज़रते हैं, तो ये बेईमान होने के बाद भी, काली भेड़े होने के बाद भी, जो एक्चुअली में इस मुल्क के अंदर इन मनसब पे बैठ के धंधा चला रहे हैं, जो अपने ज़मीर की कीमत लगवाते हैं बाज़ार के अंदर, तो उनके ख़िलाफ़ हमें जाना पड़ेगा। और जैसे कि मेरा भी फाइनल फोरम मेरे अपने केस का
इस्तदा मैंने सुप्रीम कोर्ट पे की है, क्योंकि उनके ऊपर हमारा तकिया भी है और उनके ऊपर हमारा फेथ भी है और उनकी ईमानदारी के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं बनता, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये जो दुरानी साहब है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हुए पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हुए एक और ओहदा रख लिया, एक और सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया और इसकी अपील इसका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सारे शवाहिद इसमें मौजूद हैं। हमारी उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली, अंधा ट्रस्ट करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं, तो इस सबूत और शवाहिद की और इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कि जो लोग खुद कैरेक्टरलेस हैं, जिनकी अपनी कोई अहलियत नहीं है, जो सादिक और अमीन नहीं है, जो बेईमान चोर हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, जिन्होंने अपना धंधे को बाज़ार में बोली लगवाने के लिए खड़ा किया हुआ है और उसकी बोली नून लीग सबसे पहले लगाती है, ये यहाँ भी नौकरियाँ करते हैं इस मनसब के ऊपर बैठकर और ये फिर दूसरी नौकरियाँ भी ले लेते हैं, उसको डिक्लेयर भी नहीं करते और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पे कंडक्ट का सवाल हुआ, यानी कि आज से पहले तो हमेशा ये सुना गया कि इंसाफ सबूत पे मिलता है, लेकिन यहाँ ये पता चला कि जो सुर्खियाँ अखबार में लगा दी गई या मीडिया की जो हेडलाइंस बन गई उन पे फैसले हो रहे हैं, उस पर कंडक्ट कहा जाता है मेरा। तो जितने पाकिस्तान में आज हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका कंडक्ट, इनकी हिस्ट्री, करप्शन से लेके कत्ल तक के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस, सब का इजाला इलेक्शन कमीशन ये कह के कर देता है, देख रहे हैं। और एक केस में जब वोटों का हुआ तो उसमें हमारे एमएनए को भी घसीट लिया साथ पे। तो ये दुरानी साहब जो हैं वो दो ओहदे रख रहे, एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से, आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, और उसके बाद वो सिंध में एक लॉ कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उसमें सरकारी नौकरी रखते हैं जिसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बताता है कि जब सियासी भर्तियाँ होंगी और सियासी नौकरियाँ और फेवर आप लेंगे तो सियासी फैसले भी आप करेंगे, उन फैसलों की रोशनी में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ घाटा और नुकसान मिलेगा। जो जुल्म और बर्बरियत मेरे साथ की, और उस जुल्म और बर्बरियत के लिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि हम इतना ईजीली जाने देंगे? अब इसी के साथ बलोचिस्तान मेंबर को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गाना सुनना शुरू कर दे, झूम बराबर झूम, क्योंकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे मुतल्लिका होगी। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो इन सब का सरबराह है, जो पहले फ़ोन पे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लिखता है घर पे और इनको आके कहता है चिड़िया बिठाओ, उसके साथ भी रेफरेंस की तैयारियां हो रही है। लेकिन रेफरेंस के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं शवाहिद के साथ इंशाल्लाह, और इन शवाहिद को ब्लैक एंड वाइट अभी मैं मीडिया से भी शेयर कर लूँगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो आखिर में आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो निज़ाम बनाया हुआ है ना, कि जो मनसब पे बैठा हुआ है जैसे इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ 2 मेंबर्स, ये जो मनसब पे बैठ के धंधा चला रहे हैं ना, अब आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाज़ार में बोली लगना और ज़मीर फरोशी करना, बेईमानी करना, चोर और डाकुओं के साथ मिलकर डाके डालना इंसाफ के ऊपर, इन मनसूबों पे जो भी बैठा हुआ है उसको भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, बल्कि डबल तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। क्या हम उसको एक्सपोज भी करेंगे? जो हमारे घर वाले गुजरते हैं, शादीशुदा बहन भाई गुजरते हैं जिन चीज़ों से, जिन तकलीफ़ों से, जो इनकी ज़बान से निकली बातों से, उसका डबल ये भी गुजरेंगे और इनके घर वाले भी गुजरेंगे उसी तकलीफ से कि ये बेईमान भी हैं, ये चोर भी हैं, ये का जो वलवला है और जो समुंदर है उसके आगे किसी का बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। अभी हम यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं सबमिट कराने, सबूत के साथ मैं मीडिया के साथ भी शेयर कर लूँगा सारी पिटिशन और सारे सबूत। और ये केस और इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, लेकिन वाली वारिस तो कोई बने इसका, तो हम वाली वारिस के बनेंगे। अब ये बर्बरियत और बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। एक करके आप पहले करो साहब, देर से करें, ये बाद में पता चले। देखिए जी, जब हम कोई कच्चा काम नहीं करते, ठीक है, हम जब एक आदमी एक तरफ बिल्कुल हो जाता है तो उसके पहले उसके अंदर उसका साए की तरह पीछा करते। तो जब कोई चीज़ कॉन्क्रीट आएगी, हम इल्ज़ाम लगाने के ऊपर नहीं है, जो नून लीग करती है, इल्ज़ाम लगा दिया, पीछे कुछ नहीं है।
हम सबूत के साथ, सबूत आएगा तो हम आगे आएंगे, सबूत नहीं आएगा तो हम पीछे रहेंगे, फिर चोरों को गालियाँ देते रहेंगे। फवाद साहब ये बता दें कि सियासी मुखालफिन की एक दूसरे पे तनकीद तो समझ आती है, लेकिन अब इदारों पर भी तनकीद शुरू हो चुकी है। खान साहब के मोस्टली जितने भी जलसे हुए उसमें रात 12 बजे का जिक्र किया उन्होंने किया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस जहाँ से आपने अपनी अबूरी जमानत ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्हीं की अदालत मैंने तो अबूरी जमानत ली नहीं। 9 मई तक, उसके बाद आगे तोसी हुई जो आपकी जमानत, मैंने जमानत ली नहीं। के हवाले से जिन अदालतों से आप लोग देखिए पहली बात तो यह है कि जब नहीं मैं पहले कह रहा जब भी आप सवाल करें उससे पहले आपकी रिपोर्टिंग और आपका इवेंट, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको ये समझाया था। अदालतों से रुजू करके आप लोग जो है जमानतें ले रहे हैं, और उसी पे सवाल यह है कि उसी अदालत ने यह कहा है कि 2014 में पीटीआई के फेवर में रात 11 बजे फैसला आया। उन्हीं अदालतों पर आज खान साहब तनकीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि अगर अदालत का इमरान खान पर यकीन नहीं है, इमरान खान की अदालतों पर, तो फिर आके वो बात करें। अच्छा पहली बात तो यह है कि जब भी आप रिपोर्टर स्पेशली जो हमारे रात को बैठते हैं ना लोग, वो तो आमतौर पे जो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते सुनी सुनाई बातों पे कर लेते हैं, तो रिपोर्टर का अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप सवाल करें आपका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ज़मानत अप्लाई नहीं की तो ज़मानत तो मेरी है नहीं, मैंने क्वेश्चमेंट अप्लाई की और क्वेश्चमेंट के ऊपर जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपके जो इदारे होते हैं मतलब उसके ऊपर तो एतमाद के बगैर कैसे मुल्क चलेगा। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आते तो मैंने यही कहा था कि जो मुल्क होते हैं उनका जो निज़ाम है वो जो जिन पायों पे खड़ा होता है वो इदारे होते हैं, और इदारों में जो शख्सियात होती हैं उनका कंडक्ट जो होता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, उसकी अप्रिसिएशन भी होती है। इदारों के ऊपर तो एतमाद सबका होता है, इसलिए अगर 14 को उन्होंने बेल ली थी, ये फ़र्ज़ था सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या इनका कि वो बेल लेते। इसी तरीके से उनका ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पे इंसाफ का तकाज़ा, कानून का तकाज़ा हो कि हमें रिलीफ़ देना है वो हमें रिलीफ़ दें, क्योंकि ये इदारे बनाए इसीलिए गए हैं। इससे ये किसी का एहसान थोड़ी होता। और इसी तरीके से जहाँ पे रिलीफ़ नहीं बनता है वहाँ पे रिलीफ़ नहीं होता, वहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन ये कहना कि शख्सियात के ऊपर तनकीद ना हो, अभी अमेरिका में आप अगर देखें तो रो वर्सेस वेड एक बड़ा मशहूर केस है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीक हो गई है और पहले अभी वो जजमेंट अनाउंस नहीं हुई, उसके ऊपर पूरे अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। सो जब आप पॉलिटिकल रिमार्क्स देंगे, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनके नाम के साथ मीडिया में आने ही नहीं चाहिए ताकि उनके ऊपर तनकीद ना हो। अगर जजेस ये फैसला कर लें कि उनके रिमार्क्स जो हैं उनके नामों के साथ मीडिया के टिकर्स नहीं बनेंगे, उनके ऊपर तनकीद नहीं होगी। सो जजेस को इस पर सोचना चाहिए, और जब भी पॉलिटिकल केसेस के फैसले होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उस पर तनकीद के लिए फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए। चौधरी साहब, रात को जेलम जलसे में आपने चौकीदारों का जिक्र किया, तो वो चौकीदार कौन है, शहबाज शरीफ साहब है या कोई और है? पता ही है, मैं अपनी बातें जो है ना बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं करता। एक सवाल बता दें कि आपको कोशिश ये की जा रही है कि मामला नॉर्मलाइज किया जाए, आपको अप्रोच भी किया गया, साबिक चीफ जस्टिस भी इमरान खान साहब से मिले, अदारों ने भी अप्रोच किया, कोई मामला हथौला रखने जा रहे हैं। हम नॉर्मलाइज करने के लिए 100% पाकिस्तान को नॉर्मलाइज होना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली मैंने आपने हम सब का इंटरेस्ट ये है कि हमारे पाकिस्तान को कोई श्रीलंका हमने नहीं बनाना। पाकिस्तान में जो आज इकॉनमी की सिचुएशन है ये हम सब का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको हमें हर सूरत में मामलात को संभालना है, और इसीलिए हम समझते हैं कि तमाम इदारों को इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए जो उनका आईनी किरदार है, और इसी तरह से तमाम सियासी जमातों को अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। इलेक्शंस वो वाहिद सूरत है जिससे पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होगी। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में दोबारा गवर्नेंस की तरफ मामलात आएंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नेंस के हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ताबे हैं और हम किसी वक्त भी एक बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं। अपने एसोसिएट को मुकर्रर करके गए कि वो जो मुनहरिफ अरकान की जो वकला हैं उनके पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब का मौका दिए बगैर ही पीटीआई को फैसला महफूज कर लिया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसलों का जैसे कि किसी को पता नहीं है, हर एक को पता है। बहरहाल छोड़ें। चौधरी साहब आपने हवाला दिया चौकीदार का, तो चौकीदार का आपका इशारा मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा है कि मैं मेरे तजिए बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होता। थैंक यू।